जब आपको गर्मी लगती है तो आप दौड़कर पंखा या कूलर को चालू करते हैं, और जब आपको पानी की आवश्यकता होती है या खेतों की सिंचाई करने की आवश्यकता होती है तो आप वाटर पंप का उपयोग करते हैं, या जब आपको गेहूं पिसवाना होता है तो आप आटा चक्की का उपयोग करते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक बाइक आ गई हैं और इलेक्ट्रिक कार भी आ गई हैं। तो ये जो पंखा है या कूलर है या आटा चक्की है या वाटर पंप है या इलेक्ट्रिक कार है, ये जो इतना संभव हुआ है ये किसके कारण हुआ है? तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इतनी चीज़ें जो हैं कैसे संभव हुई हैं। तो इसका सबसे आसान सा उत्तर है, और वो है मोटर। जी हाँ, मोटर से इन सारी चीज़ों को चलाया जाता है, जैसे कि बिजली का पंखा हो गया या कूलर हो गया या वाटर पंप हो गया, जल पंप, टुल्लू पंप जिसको बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक कार हो गया या इलेक्ट्रिक बाइक हो गई या आटा चक्की हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हम जिस एक महत्वपूर्ण उपकरण से चलाते हैं, महत्वपूर्ण यंत्र से चलाते हैं, उस यंत्र का नाम है मोटर। तो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे मोटर के बारे में कि मोटर क्या है, इसकी संरचना क्या है, मतलब कि मोटर जो है कैसे किन किन स्पेयर पार्ट से मिलकर बना है और यह किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मोटर। ये जो टॉपिक है मोटर, ये बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का पूछा जाता है। क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें मोटर अगर प्रश्न पूछ दिया तो ये 7 नंबर का पूछा जाता है। तो इस 7 नंबर के ज़बरदस्त प्रश्न को आप लोग तैयार कीजिएगा और शुरू करते हैं मोटर। देखिए मोटर क्या है, तो आप लोग देखते होंगे कि मोटर में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो घूमने लगता है। जब हम मोटर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो घूमने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोटर एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वो घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो घूमने की प्रक्रिया है वो कैसे संभव है, तो वह यांत्रिक ऊर्जा के कारण संभव है। और हम मोटर में दे क्या रहे हैं? विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मोटर एक ऐसी युक्ति है, मोटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। देखिए मोटर का हमने यहाँ पर लिखा है मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए मोटर का बहुत ज़्यादा यूज है हमारे लाइफ में। तो मोटर करता क्या है? बेसिकली हमको मोटर देता क्या है? मोटर हमको ऊर्जा देता है, और वह ऊर्जा किस प्रकार का होता है? वो ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होता है, और उस यांत्रिक ऊर्जा से पंखा चलता है, कूलर चलता है, आटा चक्की को चलाया जाता है या जल पंप को चलाया जाता है। तो जितनी भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं घूमने वाली, उनको हम मोटर से चलाते हैं। तो मोटर वास्तव में है क्या? एक प्रकार का ऊर्जा देता है, और वो देता नहीं है, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करके देता है यांत्रिक ऊर्जा में। तो यही हमने लिखा है कि मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि भैया मोटर तो हम जान गए कि मोटर कहाँ यूज होता है, क्या करता है। अब समझते हैं कि इसकी संरचना क्या है, माने मोटर किन किन स्पेयर पार्ट से मिलकर बना है। तो आइए समझते हैं। देखिए मोटर के अगर हम संरचना की बात करें तो मोटर के 4 प्रमुख भाग होते हैं। मोटर के 4 प्रमुख भाग हैं। वो भाग कौन कौन है? हमने यहाँ पर लिखा है क्षेत्र चुंबक, इसको बोलते हैं फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, ये आर्मेचर, इसका इंग्लिश नाम भी आर्मेचर ही है। विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग, विभक्त मतलब कि बांटने वाला, अब वलय मतलब रिंग समझेंगे, रिंग, तो विभक्त वलय। और चौथा है ब्रूश। तो इन्हीं 4 चीज़ों से मिलकर जो है मोटर बना होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि मोटर के संरचना, कंस्ट्रक्शन का ये 4 पार्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अब एक एक करके समझते हैं कि क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय और ब्रूश क्या है। आइए समझते हैं। देखिए क्षेत्र चुंबक जो है यह एक प्रकार का शक्तिशाली और प्राकृतिक चुंबक होता है। क्षेत्र चुंबक क्या है? एक तरह का
शक्तिशाली प्राकृतिक क्षेत्र चुंबक है और इसकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र उपयोग करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका क्षेत्र चुंबक होता है, ठीक, ये हो गया क्षेत्र चुंबक। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो चुंबक होते हैं ना, उसके पास नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है और इसको मान लेते हैं साउथ पोल है। ध्यान दीजिएगा, जो हम यहाँ पर मोटर का स्ट्रक्चर बता रहे हैं वो थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है जो कि बुक में दिया हुआ है, और वर्तमान समय में जो नए मोटर आ रहे हैं वो थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन तरीका यही है, इसी को थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है। जैसा कि मोबाइल था तो पहले जो है कीपैड वाला मोबाइल आता था, उसमें बटन होते थे। वर्तमान समय में क्या है, उसको टच बना दिया गया है, लेकिन सिद्धांत वही है, काम वही है। तो यहाँ पर एक क्षेत्र चुंबक होता है जिसमें दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो ये क्षेत्र चुंबक क्या करता है, यह क्षेत्र चुंबक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और आप सब लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है वो नॉर्थ से कहाँ होती है, साउथ की तरफ होती है। तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हम एक बार इसको दोबारा भी बताएंगे। तो आप इसको समझिए सीधे सीधे क्षेत्र चुंबक को, कि क्षेत्र चुंबक क्या है। तो क्षेत्र चुंबक एक जो है शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव नॉर्थ और साउथ होते हैं, और इससे हम क्या करते हैं, तो इससे हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मोटर का संरचना, और मोटर की संरचना का सबसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्षेत्र चुंबक। हमने यहाँ पर क्षेत्र चुंबक दिखा दिया। आप ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा में जब पूछेगा तो 7 नंबर का पूछेगा। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है रटना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये वो हमारा क्षेत्र चुंबक। अब होता है आर्मेचर। अब देखिए आर्मेचर क्या है, तो जो आर्मेचर होता है ना वो एक आयताकार कुंडली होती है। आर्मेचर क्या होता है, एक आयताकार कुंडली होती है, और उस कुंडली पर जो है कॉपर के तारों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लपेटा जाता है। यह एक आयताकार कुंडली होती है। देखिए यह एक आयताकार कुंडली है, और आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आयताकार कुंडली है ये इस चुंबकीय क्षेत्र में ही रहता है। ध्यान से समझना है, ये जो क्षेत्र चुंबक है तो क्षेत्र चुंबक दोनों तरफ हो गया, और इन्हीं क्षेत्र चुंबकों के बीच में ये आयताकार कुंडली होती है, और इसी आयताकार कुंडली को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। क्षेत्र चुंबक हो गया ये दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ पोल। इसका काम क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और इन्हीं के बीच में मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, आर्मेचर होता है। और ये आर्मेचर जो है तार का बना होता है, आयताकार कुंडली होती है, और इस पर जो है तार के ऐसे कई बहुत फेरे लपेटे होते हैं। चूँकि हम यहाँ पर लपेट के नहीं दिखा रहे हैं, हम लोग का बिना लपेटे ही काम चल जाएगा, लेकिन जो वर्तमान समय में मोटर बन रहा है उसमें पूरा जो है कई फेरे लपेट के बनाए जा रहे हैं। और ये जो है आयताकार इसको न करके इसको जो है ना थोड़ा सा सिलेंड्रिकल कर दिए हैं, गोलीय कर दिए हैं, लेकिन सिद्धांत ही है, काम यही करेगा। चलिए देखते हैं। तो ये आयताकार कुंडली है, और इसी आयताकार कुंडली को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। ठीक, अब ये जो आयताकार कुंडली है यह आगे विभक्त वलय से जुड़ा होता है। देखिए ये आपका चुंबकीय क्षेत्र चुंबक हो गया जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और इसके बीच में एक आर्मेचर लगा दिया गया। आर्मेचर मतलब कि आयताकार कुंडली है, और इस कुंडली को देखिए आगे ले चले कहाँ जोड़ते हैं, विभक्त वलय। विभक्त वलय का मतलब कि दो यहाँ पर रिंग होंगे, और दोनों रिंग हाफ हाफ होंगे। हाफ हाफ होने का मतलब क्या है, इस तरह के रिंग होंगे। पूरा एक ऐसे रिंग नहीं होगा, सर्किल वाला नहीं होगा, हाफ हाफ, आधा आधा करके होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का होगा। इस तरह के रिंग होंगे, और इन रिंगों में ये जो हो आर्मेचर के यहाँ पर जुड़ा होगा। देखिए ये विभक्त वलय है,
और ये विभक्त वलय का मतलब विभक्त माने बंटवारा। तो दो यहाँ पर आधे आधे रिंग हैं, कुछ इस प्रकार का रिंग है। और जो ये आयताकार कुंडली है आर्मेचर, इस आर्मेचर का एक सिरा एक वलय से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा इस दूसरे वलय से जुड़ा होता है। दोनों वलय एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक, विभक्त वलय हो गया। अब हो गया इसमें ब्रूस। तो ब्रूस यहाँ पर होता है, देखिए यहाँ पर ब्रूस लगा होता है, कार्बन ब्रूस होता है, ग्रेफाइट का ब्रूस होता है। यहाँ पर जो आपका ये विभक्त वलय है इसी में इधर ब्रूस लगा होता है और इस ब्रूस की सहायता से ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इस ब्रूस की में यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक, अब चाहे आप तो यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक, यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। अब देखिए होगा क्या, और ये जो आर्मेचर होता है ना, इसमें आप चाहें तो जो मर्जी वो लगा सकते हैं। चलिए बाद में लगाएंगे हम लोग, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये हमारा हुआ मोटर का संरचना। देखिए कैसे, ये हो गया क्षेत्र चुंबक, और इस क्षेत्र चुंबक के बीच में जो खाली जगह है उसी में हम लोग क्या लगाते हैं, आर्मेचर को लगाते हैं। आर्मेचर होता क्या है, तो आर्मेचर तार का बना एक आयताकार कुंडली होता है और यह कुंडली आगे चल के दो जो ये विभक्त वलय हैं, इन विभक्त वलय से जुड़ा होता है। और ये विभक्त वलय किससे जुड़े होते हैं, ब्रूस से जुड़े होते हैं। और ये ब्रूस कार्बन और ग्रेफाइट का बना होता है। और इसी कार्बन और ग्रेफाइट का जो बना ब्रूस है, इसी ब्रूस में से हम तार को खींचकर आपका जो है बैटरी से जोड़ते हैं, जिससे कि इसमें धारा प्रवाहित होती है और ये क्या होता है, घूमता है। अब इसको हम समझते हैं कि ये घूमता कैसे है। ठीक, क्योंकि मेन चीज़ यही है, कंस्ट्रक्शन बहुत आसान इसका है। अब हम समझते हैं कि ये घूमता कैसे है। तो इसको घुमाने के लिए हमको एक सिद्धांत की आवश्यकता होती है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यदि किसी विद्युत मान लीजिए कि कोई चालक तार है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और अब इस चालक तार को, धारावाही चालक तार को यदि हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो दो चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण इस चालक तार पर एक बल काम करने लगता है। उसको हमने कहा था चुंबकीय बल कहा था, और उसकी दिशा को हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाला था। तो इन सारी चीज़ों को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इस वीडियो को देख लीजिए। तो जब इसमें देखिए बैटरी के द्वारा जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसमें से देखिए धारा कैसे बहेगा। धारा जो आप जानते हैं कि प्लस से माइनस की तरफ बहेगा, तो धारा इसमें से होगा ऐसे ऐसे धारा बहेगा ऐसे, ठीक, धारा बहेगा, फिर ऐसे आएगा और धारा इसमें चला आएगा। तो इस प्रकार से इसमें धारा बहेगी। तो वहाँ पर हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में यह बताया था कि जब किसी धारावाही चालक तार को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वहाँ पर एक प्रकार का बल काम करता है, और उस बल की जो दिशा होती है ना, वो विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की क्या होता है, लंबवत होता है। तो वो बल यहाँ पर काम करेगा और उसी बल के कारण ये क्या होगा, घूमेगा। आइए इसके कार्यविधि को समझते हैं। देखिए ये हमारा हुआ आर्मेचर, और ये आर्मेचर आकर जुड़ा है सामने वाले विभक्त वलय से, विभक्त वलय जुड़ा है कार्बन ब्रूस से, कार्बन ब्रूस जुड़ा है आपके बैटरी से। जब बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा देखिए सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले जाता है धारा कार्बन ब्रूस में, और कार्बन ब्रूस के बाद ये होते हुए कहाँ जाता है, ये आर्मेचर के इस वाले हिस्से में धारा बहता है, और धारा बहता है, इसमें धारा बहेगा ऐसे, धारा बहते हुए फिर यहाँ पर इसका परिपथ पूरा हो जाता है। तो चूंकि ये जो आयताकार कुंडली है ये तार का बना हुआ है, चालक तार का बना हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि इस चालक तार के चारों ओर भी क्या होगा, जो आयताकार कुंडली है इसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र होगा।
और पहले से ऑलरेडी इस नॉर्थ और साउथ का जो पोल है चुंबक, जो हमने यहाँ पर क्षेत्र चुंबक लगाया है, उसके कारण पहले से इसके पास चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। तो दो चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण अब इस कुंडली पर एक बल काम करेगा और उसी बल से क्या होता है, घूमने लगता है। और जब घूमने लगता है तो बन गया मोटर। हम यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और ये कुंडली क्या होगा, घूमेगा। और जब घूमेगा तो बस आगे आप चाहें तो इस तरह से रॉड लगा के इसमें इस तरह से पंखी जोड़ सकते हैं। इसमें रॉड लगा के आप चाहें तो पंखी जोड़ सकते हैं और पंखी जोड़ देंगे तो ये पंखा काम करने लगेगा। तो मूल चीज़ यहाँ पर क्या है कि जब हम आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा प्रवाह के कारण इसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और एक पहले से चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चूंकि दो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं और दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, घूमने लगता है। अब समझते हैं कि घूमता कैसे है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो इस क्षेत्र चुंबक से उत्पन्न किया गया है, उसकी दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी दिशा ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ है। और ध्यान दीजिएगा कि हम इस कुंडली को क्या रखे हैं, कुंडली को ठीक इसके समांतर में रखे हैं, समांतर में रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, इस कुंडली को ऐसे समांतर में रखा गया है और जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है नॉर्थ साउथ, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब ध्यान से समझिएगा, जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसको चूंकि समांतर ऐसे रखा गया है तो इसमें धारा जो है यहाँ से प्लस से यहाँ से होते हुए धारा जाएगा और इस तार में जब इधर धारा बह रहा है, ध्यान दीजिएगा, तार में धारा बह रहा है इधर, मतलब कि हम कह सकते हैं कि धारा की दिशा यह है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह है, माने दोनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। यहाँ पर जब इस कुंडली में धारा बहेगा तो धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के क्या हो गए, लंबवत हो गए। ठीक। अब हम लोग फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उसमें हमने यह बताया था कि यदि यह जो सामने की उंगली है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ध्यान दीजिएगा, यदि सामने की उंगली, इस तरह का फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम था कि हम अपने अंगूठे और शेष दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। इस कंडीशन में अगर ये आपका सामने की उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और बीच की उंगली यह वाला विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो जो अंगूठा होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, उस चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि बल लगेगा कैसे। तो देखिए, हमारा जो विद्युत धारा की दिशा है वो है ऊपर की तरफ और यह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये है आपका धारा की दिशा और ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जैसा कि आपके चित्र में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब हम इसको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर देखते हैं कि बल हमारा कैसे लगेगा। ठीक। तो जब हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ होना चाहिए सामने की उंगली, और ये धारा की दिशा में होना चाहिए। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गया यह वाला, ये धारा की दिशा में हो गया। अब अंगूठा हमारा कहाँ है, अंदर की तरफ है। इसका मतलब कि इस पर जो बल लगेगा इधर वाले हिस्से पर, फ्लेमिंग के अगर हम बाएं हाथ के नियम से देखें तो इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा अंदर की तरफ। कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ, वो लगेगा अंदर की तरफ। अब ध्यान से देखिएगा, वो लगेगा अंदर की तरफ, ये हिस्सा अंदर की तरफ दबेगा। ठीक। अब इसको देख लेते हैं तो इधर वाले हिस्से पर अंदर की तरफ बल लगा, ध्यान से समझिएगा, इधर वाले हिस्से पर कहाँ बल लगा, अंदर की तरफ। इस तरह से अंदर की तरफ बल लग रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है, यह धारा की दिशा को दिखा रहा है। तो अंगूठा हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब बल कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। तो इस हिस्से पर बल अंदर की तरफ लगा। दूसरे हिस्से को देखते हैं तो धारा कहाँ आ रहा है, दूसरे हिस्से में धारा आ रहा है नीचे की तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही है। तो ये धारा आ गया नीचे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब यहाँ पर इस सिरे पर देखते हैं कि किस तरह से बल लगेगा। तो फ्लेमिंग के अगर हम लेफ्ट हैंड रूल को देखें तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा और ये जो है बीच वाली अंगुली किसको दिखाएगा, धारा की दिशा को दिखाएगा। तो हम यहाँ पर जब हम इसको ऐसे रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, धारा की दिशा में, तो अंगूठा हमारा कहाँ निकल रहा है, बाहर की तरफ, मतलब इस हिस्से पर बाहर की तरफ बल लगेगा। इस तरीके से कुछ ऐसे।
तो अब आप समझिए कि यह एक आयताकार कुंडली है, इस पर काम कर रहा है बल अंदर की तरफ, इस पर काम कर रहा है बल बाहर की तरफ। तो आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर इस कॉपी को देख लेते हैं। ये आपका आर्मेचर है और इस हिस्से पर बल लग रहा है अंदर की तरफ और इस हिस्से पर बल लग रहा है बाहर की तरफ। तो ये घूमेगा ऐसे, ठीक, अंदर की तरफ, इस पर लग रहा है बल बाहर की तरफ, तो ये घूम जाएगा ऐसे। और जैसे ही ये इधर घूमा, जैसे ही ये एक तरफ घूमा, तुरंत ये वाला इसमें से कनेक्ट ना होकर इसमें से कट के इसमें चला आएगा और इधर वाला घूम के चला जाएगा उधर। मतलब जैसे ही ये आधा चक्कर घूमेगा तो ये वाला इधर वाले के संपर्क में आ जाएगा और जो इसके संपर्क में है वो चला जाएगा उधर वाले के संपर्क में, ठीक। अब जैसे ही वो संपर्क में गया तो इस इधर जो यह वाला हिस्सा है वो आ जाएगा इधर और ये चला जाएगा उधर। तो जैसे ही ये वाला हिस्सा इधर आया, धारा की दिशा, चूँकि धारा ऐसे ही बह रहा है तो धारा की दिशा यही बनी रहेगी और यह हिस्सा जाएगा उधर, तो उधर जाएगा तो धारा की दिशा यही बनी रहेगी क्योंकि यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक। और जैसे ही ये बदला तो ये इधर आया, इधर वाला उधर गया, लेकिन धारा की दिशा यहाँ पर नहीं बदला। मतलब कि जो धारा इसमें ऐसे जा रहा है वो ऐसे ही जाता रहेगा, जो उधर से आ रहा है वो उधर से आता ही रहेगा। मतलब कि पुनः इस पर एक इधर से बल काम करेगा और एक उधर से बल काम करेगा और फिर एक दूसरे को क्या कर देंगे, फिर से आपका जो आर्मेचर है वो घूम जाएगा। और इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चलता रहता है और ये आर्मेचर क्या होता रहता है, घूमता रहता है। और इस तरह से हम लोग का मोटर चलता रहता है। जब तक हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तब तक ये घूमता रहेगा, क्योंकि जब तक धारा बहेगा तब तक इस पर बल काम करेगा और जब बल काम करेगा तो क्या होगा, घूमेगा। अब आप इधर चाहें तो इसमें रॉड लगा के और लगा दीजिए पंखी, यहाँ पर रॉड लगा के पंखी लगा देंगे, हवा देगा। आप पंखा बनाइए, कूलर बनाइए, इससे जल पंप बनाइए या इससे आटा चक्की को चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिद्धांत हमेशा के लिए ये मतलब जब जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा हमारा विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव का जो नाम का लेसन है वो यहाँ पर समाप्त हो गया। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।